क्रैश कोर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर नीट एंड आईआईटी जेई में आज अपन आगे बढ़ेंगे और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 1, या कुछ लोग उसे रिएक्शन मैकेनिज्म 1 के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? दिस इज केमिस्ट्री बाबा, वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं यार। आपने अभी तक 2 टॉपिक्स बहुत अच्छी तरीके से कवर्ड कर लिए हैं, जिसमें पहला IUPAC नोमेनक्लेचर आता है और सेकंड आपके पास आइसोमेरिज्म आता है। तो इन सब की बात, इन 2 टॉपिक्स की बात आप कर चुके हो। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 1 GOC1, या कुछ लोग उसे रिएक्शन मैकेनिज्म 1 के नाम से भी जानते हैं। तो इस GOC1 में बेसिकली अपन क्या पढ़ने वाले हैं, तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि रिएक्शन के अलावा जो भी चीजें आप पढ़ते हो वो GOC1 में कवर्ड हो जाएगा। रिएक्शन GOC2 में बात करेंगे अपन, जितनी भी रिएक्शन है, और रिएक्शन के अलावा जो भी पार्ट हमारे पास बनता है, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, एरोमेटिसिटी, कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, पोलर सॉल्वेंट, पोलर मॉलिक्यूल, बॉन्ड क्लीवेज, होमोलाइटिक, हेट्रोलाइटिक, इन सब की बातें आज GOC1 में आप करने वाले हो यार। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। आप अपनी पढ़ाई को यार कंटिन्यूअसली करते रहें यार। जितना इफेक्टिवली आप पढ़ते जाओगे उतना आप स्कोर करने के चांसेस आपके बढ़ते जाएंगे यार। ठीक है, तो GOC1 को स्टार्ट करते हैं यार। GOC1 की अगर बात करें तो GOC1 या रिएक्शन मैकेनिज्म 1 को आपको अगर समझना है तो मेनली आपको 3 फैक्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहला बॉन्ड क्लीवेज, की बॉन्ड टूटता कैसे, दूसरा कि कौन कौन से रिएजेंट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ रिएजेंट, और थर्ड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो GOC1 में बेसिकली आप 3 ही चीजें पढ़ने वाले हो। बॉन्ड क्लीवेज, की बॉन्ड कैसे टूटता है, टाइप ऑफ रिएजेंट, कौन कौन से रिएजेंट्स आपके पास आते हैं, और थर्ड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। बॉन्ड क्लीवेज की बात करेंगे तो बॉन्ड क्लीवेज आपके पास 2 टाइप का आता है, होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक। टाइप ऑफ रिएजेंट की बात करें तो टाइप ऑफ रिएजेंट आपके पास आएंगे इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बीफाइल्स, इन सब की बात आप टाइप ऑफ रिएजेंट में करने वाले हो। थर्ड जो मेजर आप GOC1 में पढ़ने वाले हो वो है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में आप क्या क्या पढ़ोगे? सबसे पहला इफेक्ट पढ़ोगे आप इंडक्टिव इफेक्ट, जिसे आप I इफेक्ट के नाम से जानते हो। दूसरा मीजोमेरिक इफेक्ट, जिसे आप M इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, और कुछ लोग इसे रेजोनेंस भी कहते हैं भाई। थर्ड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, जिसे आप H इफेक्ट के नाम से जानते हो, और फोर्थ बहुत छोटा सा इफेक्ट होगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जिसे आप E इफेक्ट के नाम से जानते हो। तो इन सारे इफेक्ट्स की अपन बात करने वाले हैं। तो मेजरली GOC1 में 3 चीजें ही पढ़ने वाले हैं, कि बॉन्ड क्लीवेज, टाइप ऑफ रिएजेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। जैसे जैसे ये खत्म होते जाएंगे वैसे वैसे आपका GOC1 भी खत्म होता जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास पूरा GOC1 का इंडेक्स आ चुका है कि GOC1 में मेनली आपको इन चीजों पर गौर करना है भाई। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास आ रहा है GOC1 में वो है हमारे पास की बॉन्ड क्लीवेज, कि बॉन्ड किस तरह से टूटता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बॉन्ड क्लीवेज। GOC1 का पहला टॉपिक बॉन्ड क्लीवेज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। बॉन्ड क्लीवेज यार हमारे पास 2 टाइप का आता है, एक आता है होमोलाइटिक क्लीवेज, एक आता है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। अब ये होमोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, यहां पर अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं यार कि होमोलाइटिक क्लीवेज होता क्या है। जैसे कि यहां पर समझें कि आपके पास ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, समझो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है। आप जानते हो कि कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या होता है भाई, आपका कोवेलेंट बॉन्ड होगा, नॉन मेटल के बीच में प्रेजेंट है। अगर नॉन मेटल के बीच में प्रेजेंट है, अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड है, तो यहां पर जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे भाई, बीच में होंगे। नॉर्मल सी बात है, कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है तो वो इक्वल शेयरिंग से बनता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का होगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का होगा। यहां पर देखना इसके 3 बॉन्ड और भी होंगे, यहां पर ये ध्यान रखना, यहां पर 3 बॉन्ड और भी होंगे यहां पर। ठीक है, अब यहां पर इस बॉन्ड को देखें, होमोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है, इक्वल क्लीवेज होता है। इक्वल क्लीवेज मतलब कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे भाई वो इस तरह से टूटते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिल जाता है और एक इलेक्ट्रॉन जिसका इस कार्बन का था तो उसी को मिल जाता है।
ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे तो इस टाइप का क्लीवेज होगा, तो आपके पास जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि यहां पर ये कार्बन, इसकी 3 वैलेंसी, 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पर कैसा बनेगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन की 3 वैलेंसी। ये जो इंटरमीडिएट बना है, यहां पर इस कार्बन को देखोगे तो इस कार्बन के पास आपके 7 इलेक्ट्रॉन होंगे और इस कार्बन के पास भी कितने होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन। ये जो इंटरमीडिएट बना है उसे आप क्या बोलते हो, कार्बन फ्री रेडिकल। तो होमोलाइटिक क्लीवेज में जो आपका इंटरमीडिएट बनता है, बॉन्ड टूटने के बाद जो आपका बना है इंटरमीडिएट, उसे आप क्या बोलते हो, कार्बन फ्री रेडिकल। तो इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड क्लीवेज कार्बन फ्री रेडिकल इज फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट। होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो कार्बन फ्री रेडिकल फॉर्म होगा। और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में किस तरह से बॉन्ड क्लीवेज होता है, इस चीज को समझे। जैसे कि समझे कि आपके पास ये दोबारा से कार्बन बॉन्ड है, ठीक है, ये इक्वल शेयरिंग से बना है, कोवेलेंट बॉन्ड है भाई। अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड है तो मतलब यहां पर आप देखोगे तो ये इस बॉन्ड के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का होगा और 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का होगा। अब हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है अनइक्वल क्लीवेज बेसिकली। तो यहां पर ये बॉन्ड कुछ इस तरह से टूटेगा, इस तरह से टूटा कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो इस कार्बन के पास चले गए, इसका इलेक्ट्रॉन भी इसके पास चला गया। अब अगर इसका इलेक्ट्रॉन जो है इक्वल शेयरिंग से बना था भाई, ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास चला गया तो इसके पास क्या हो गई, कमी हो गई। और अगर इसका इलेक्ट्रॉन इसके इस कार्बन के पास आ गया तो इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए। तो यहां पर आप देखोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरमीडिएट बनेगा भाई, 2 इंटरमीडिएट बनेंगे। एक इंटरमीडिएट बनेगा कुछ इस तरह से, ये कार्बन, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन गए हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए तो यहां पर कुछ इस तरह का एक इंटरमीडिएट बनेगा, यहां पर नेगेटिव और ये इसकी 3 वैलेंसी। तो यहां पर आप देखोगे तो बेसिकली आपके पास यहां पर क्या होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और यहां पर देखोगे तो यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे भाई, ठीक है। तो ये जो इंटरमीडिएट बना है यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इसे बोलते हो आप क्या, कार्बोकैटायन। ये क्या बना है आपका, कार्बोकैटायन। और ये जो बना है इंटरमीडिएट उसे आप क्या बोलोगे, कार्बोएनायन। ये आपका कार्बोएनायन फॉर्म हो चुका है। तो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज अनइक्वल क्लीवेज, होमोलाइटिक में इक्वल क्लीवेज हो रहा था भाई, ये इक्वल शेयरिंग से बना था, 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिल गया था, 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिल गया था। जो इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ था उसे आपने क्या नाम दिया था, कार्बन फ्री रेडिकल। और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में अनइक्वल क्लीवेज होता है जिसकी वजह से आपके कार्बोकैटायन और कार्बोएनायन एज एन इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं। तो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में आपका कार्बोकैटायन एंड कार्बोएनायन इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट। होमोलाइटिक में कार्बन फ्री रेडिकल और हेटेरोलाइटिक में कार्बोकैटायन एंड कार्बोएनायन इंटरमीडिएट की तरह फॉर्म होते हैं भाई। अब यहां पर होमोलाइटिक क्लीवेज कब होगा, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज कब होगा, उसकी अपने पास कंडीशन होती है भाई। ऐसा नहीं कि हर कभी होमोलाइटिक हो जाएगा या हर कभी हेटेरोलाइटिक हो जाएगा, नहीं, कुछ कंडीशन है जिन पर होमोलाइटिक या हेटेरोलाइटिक क्लीवेज देखा जाता है। तो सबसे पहले अपन कंडीशन देखते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज की, कि होमोलाइटिक क्लीवेज अगर हमको करवाना है, मतलब हमें कार्बन फ्री रेडिकल फॉर्म करना है, तो हमारे पास क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फोटोन एनर्जी या यूवी लाइट या हाई टेम्परेचर 150 से 200 डिग्री सेल्सियस। अगर आपकी रिएक्शन में सनलाइट गिवन है, फोटोन एनर्जी गिवन है, या यूवी लाइट गिवन है, या हाई टेम्परेचर गिवन है 150 टू 200 डिग्री सेल्सियस, तो इन कंडीशन पर आपका होमोलाइटिक क्लीवेज देखा जाएगा, मतलब यहां पर आपका कार्बन फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाएगा भाई। दूसरी कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड विद HBr, ठीक है, HBr विथ पेरोक्साइड, ठीक है। तो ये कंडीशन भी होमोलाइटिक क्लीवेज में देखी जाएगी। ये बेसिकली एक रिएक्शन होती है HBr विथ पेरोक्साइड। यहां पर आप पढ़ोगे, कहां पर आप पढ़ोगे इसे, FAR में, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, FAR में पढ़ोगे, और यहां पर फ्री रेडिकल एज एन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है भाई। थर्ड कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ NBSHNu, ठीक है, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड विथ फोटोन एनर्जी अगर गिवन है तो वो भी होमोलाइटिक क्लीवेज में आता है। ये आप पढ़ते हो किस में, ये पढ़ते हो FRSR में, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, ठीक है। जब ये आएंगी तो मैं बात करूंगा होमोलाइटिक हेटेरोलाइटिक क्लीवेज की। याद रखने वाली बात है, होमोलाइटिक क्लीवेज कब होगा, जब प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो, प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर हो, प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट हो, प्रेजेंस ऑफ फोटोन एनर्जी हो, प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर हो 150 से 200 डिग्री सेल्सियस, या प्रेजेंस ऑफ HBr विद पेरोक्साइड, प्रेजेंस ऑफ NBSHNu। ये कंडीशन है होमोलाइटिक क्लीवेज की। ये रिएक्शन FAR में आएगी और ये रिएक्शन FRSR में आएगी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ये ध्यान रखेंगे भाई।
ये होमोलाइटिक क्लीवेज की कुछ कंडीशन है। नेक्स्ट अगर बात करें कि हेट्रोलाइटिक क्लीवेज कब देखा जाएगा, कुछ कंडीशन होंगी जिन पर हेट्रोलाइटिक क्लीवेज देखा जाएगा। सबसे पहली कंडीशन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट। अगर आपको रिएक्शन में कोई पोलर सॉल्वेंट गिवन है, जैसे कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट गिवन है, तब आपका हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होता है भाई। दूसरा प्रेजेंस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। अगर आपके रिएक्शन में पोलर मॉलिक्यूल है, जैसे कि अल्काइल हैलाइड है, अल्कोहल है, एसिड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, तो उस केस में आपका हेट्रोलाइटिक क्लीवेज देखा जाएगा। थर्ड जो कंडीशन है वो है प्रेजेंस ऑफ लो टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पर। अगर कम टेम्परेचर पर आप रिएक्शन करवा रहे हो या रूम टेम्परेचर पर आप रिएक्शन करवा रहे हो, तो वहां पर हेट्रोलाइटिक क्लीवेज देखा जाएगा। तो आपके पास बॉन्ड क्लीवेज दो टाइप का आया है, एक आया है होमोलाइटिक क्लीवेज, एक हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। बिल्कुल आसान भाषा में इस चीज को समझना, बहुत सिंपल है, बस आपको दिमाग में बिठाने की देर है। बॉन्ड क्लीवेज दो टाइप का, होमोलाइटिक, हेट्रोलाइटिक। होमोलाइटिक में कार्बन फ्री रेडिकल एज एन इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, यहां पर कार्बोकैटायन और कार्बोएनायन एज एन इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। यहां पे कुछ कंडीशन है जिन पर होमोलाइटिक क्लीवेज देखा जा रहा है, यहां पर भी कुछ कंडीशन है जिन पर हेट्रोलाइटिक क्लीवेज देखा जा रहा है। यहां पर अगर कंडीशन की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट HNu, यूवी लाइट, हाई टेम्परेचर 150 से 200 डिग्री सेल्सियस के साथ। दूसरी कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड विद HBr, प्रेजेंस ऑफ NBS HNu। ये होमोलाइटिक की कंडीशन है। हेट्रोलाइटिक की प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट लाइक PPS या PS अगर प्रेजेंट है तो उस केस में हेट्रोलाइटिक क्लीवेज देखा जाएगा। या प्रेजेंस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, अगर आपके रिएक्शन में पोलर मॉलिक्यूल है तब आपका हेट्रोलाइटिक क्लीवेज देखा जाएगा। और थर्ड कंडीशन आती है कि अगर लो टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पर कोई रिएक्शन हो रही तो उस केस में भी आपका हेट्रोलाइटिक क्लीवेज देखा जाएगा। अब हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में हमारे पास दो सवाल खड़े करें कि सबसे पहला कि ये पोलर सॉल्वेंट क्या होता है, दूसरा ये पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं। इनकी अपन थोड़ी सी बात करते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल या पोलर सॉल्वेंट होते क्या है, क्योंकि जब तक अपन इन चीज को समझेंगे नहीं तब तक हमें ये समझ नहीं आएगा कि पोलर मॉलिक्यूल बेसिकली हैं क्या या पोलर सॉल्वेंट होते क्या है, ये PPS क्या है, PS क्या है, इन सब की बात अपन करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पोलर मॉलिक्यूल होता क्या है यार। पोलर मॉलिक्यूल की अपन बात करेंगे यार कि पोलर मॉलिक्यूल होता क्या है। पोलर मॉलिक्यूल अगर कोई कहे कि पोलर मॉलिक्यूल है आपके पास, तो पोलर मॉलिक्यूल का सिंपल सा मतलब होता है ऐसा मॉलिक्यूल जिसका जो डाइपोल मोमेंट है म्यू वो जीरो नहीं हो। अगर आपके कंपाउंड का जो डाइपोल मोमेंट है, अगर आपके कंपाउंड का जो डाइपोल मोमेंट है अगर वो जीरो नहीं होता है, अगर वो जीरो नहीं होता है तो आपका कंपाउंड क्या होगा, पोलर होगा भाई। डाइपोल मोमेंट जैसे आप म्यू से रिप्रेजेंट करते हो भाई, अगर आपके कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है मतलब आपका जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। और आपके अगर डाइपोल मोमेंट अगर जीरो हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, आपका जो मॉलिक्यूल है वो क्या होने वाला है, नॉन पोलर होने वाला है। अब बात आती है कि सर ये डाइपोल मोमेंट हम किस तरह से फाइंड करते हैं। डाइपोल मोमेंट को अगर फाइंड करना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू Q इंटू डी, म्यू इक्वल टू Q इंटू डी। अब यहां पर जो Q होता है उसका मतलब होता है चार्ज, और यहां पर D का आप यहां पर मान सकते हो क्या, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, आपने अगर 12th में डाइपोल मोमेंट पढ़ा होगा, वहां पर ये डिस्टेंस होता था दो चार्ज के बीच में, आप यहां पर डाइपोल बॉन्ड लेंथ मान सकते हैं यार। ठीक है, आपका जो डाइपोल है म्यू, ठीक है, ये Q इंटू डी के बराबर होता है। Q चार्ज होता है, D क्या होता है, बॉन्ड लेंथ होता है। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। याद रखने वाली बात है कि जो म्यू है वो आपका क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी है मतलब इसकी कोई डायरेक्शन होगी। इसकी जो डायरेक्शन होती है यार, इसकी डायरेक्शन होती है लेस En एटम से, लेस En एटम से मोर En एटम की तरफ। ये ध्यान रखेंगे, इसका डायरेक्शन होता है लेस En एटम से मोर En एटम की तरफ। या अगर कोई बात करें एटम आपके पास है, एटम से लोन पेयर की तरफ आपके पास होगी, ये डायरेक्शन होती है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो लेस En एटम से मोर En की तरफ डायरेक्शन या एटम से लोन पेयर की तरफ डायरेक्शन होगी भाई, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, कोई डाइएटॉमिक स्पीसीज है तो उसका आप डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला म्यू इक्वल टू Q इंटू डी। ठीक है, और अगर कभी अगर आपके पास डाइएटॉमिक से ज्यादा जाता है भाई, ट्राइएटॉमिक है, टेट्राटॉमिक है, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करते हो, वेक्टर सम करते हो यार, ये ध्यान रखेंगे। जैसे कि समझें कि यहां पर आप डाइपोल मोमेंट किस तरह से निकालते हैं। जैसे कि कोई आपसे कहे यार कि एग्जांपल लेता हूं मैं, आपके पास HCl है यार, ठीक है, HCl में बात करते हो कि HCl पोलर मॉलिक्यूल है या नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो यहां पर आप देखोगे कि जो हाइड्रोजन है उसकी En कितनी है भाई, हाइड्रोजन की En कितनी होती है 2.1, क्लोरीन की En कितनी है 3 भाई।
ठीक है। हाइड्रोजन की EN होती है 2.1, क्लोरीन की कितनी है 3। तो यहां पर आप जानते हो कि जो ये वेक्टर क्वांटिटी है इसका जो डायरेक्शन होगा वो लेस EN से मोर EN की तरफ, तो यहां पर लेस EN से मोर EN की तरफ आएगा। इसका म्यू क्या है 0 नहीं है, इसका म्यू 0 नहीं है, मतलब आपका HCl क्या है आपका पोलर मॉलिक्यूल है भाई, ठीक है। अब यहां पर आप चीजों को समझें कि आपको EN की वैल्यू थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए कि भाई EN की वैल्यू क्या क्या होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो आपको कुछ वैल्यू मैं आपको याद दिला देता हूं। जैसे EN की वैल्यू की अगर बात करें तो ऐसे याद रख सकते हो, फोन अप्रोक्सीमेटली कॉल, फोन मतलब फ्लोरीन की 4, ऑक्सीजन की 3.5, नाइट्रोजन की 3 और क्लोरीन की भी 3। दूसरा आप याद रख सकते हो पीएच, फोस्फोरस हाइड्रोजन 2.1, और तीसरा आप रख सकते हो CSI, कार्बन सल्फर आयोडीन की कितनी होती है 2.5। याद रखने वाली बात है कि सिंगल बॉन्डेड जो कार्बन है उसकी कितनी है 2.5 है। अगर आपके पास डबल बॉन्ड कार्बन होता तो उसकी 2.75 होती, और आपके पास अगर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होता तो उसकी कितनी होती भाई 3.25 होती। ये ध्यान रखेंगे। तो सिंगल बॉन्डेड कार्बन की 2.5, डबल बॉन्डेड कार्बन की 2.75 और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की 3.25 होती है। ये ध्यान रखेंगे, आपको ज्यादातर आपकी चीजें यहां से सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। और कभी कभी आपको अगर नाइट्रोजन और क्लोरीन में से ये डिसाइड करना पड़े कि किसकी EN ज्यादा है, तो हमेशा आप हैलोजन की EN ज्यादा मानेंगे, क्लोरीन की EN नाइट्रोजन से आप ज्यादा मान लेना, ठीक है। तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे कि और भी अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपके पास कुछ एग्जाम्पल इस तरह से आता है, यहां पर देखेंगे आप, आपके पास यहां पर एक H कनेक्टेड है, ये H कनेक्टेड है, ये H कनेक्टेड है, और ये आपके पास एक Cl कनेक्टेड है। यहां पर आप देखेंगे यार कि एक बात यहां पर बिल्कुल आप गांठ बांध लें कि पोलर मॉलिक्यूल अलग होता है, पोलर बॉन्ड अलग होता है। कोई पोलर बॉन्ड बोले तो उसे आप अलग तरीके से डिसाइड करते हो, पोलर मॉलिक्यूल बोले तो आप डाइपोल मोमेंट से डिसाइड करते हो। पोलर मॉलिक्यूल और पोलर बॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है, जैसे कि इस बात को समझें कि आपका ये बॉन्ड CCl बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर बॉन्ड है, उसे आप कैसे डिसाइड करोगे। यहां पर देखोगे ये जो कार्बन है भाई, इसकी जो EN है वो कितनी होने वाली है 2.5, सिंगल बॉन्डेड है 2.5, इसकी क्या होने वाली है 3, और यहां पर इस बॉन्ड का अगर आप डेल्टा EN निकालोगे तो डेल्टा EN क्या निकलेगा 3 - 2.5, दैट इज डेल्टा EN कितना आ रहा है यहां पर 0.5। मतलब यहां पर जो डेल्टा EN है वो 0 के बराबर नहीं है। अगर आपका डेल्टा EN 0 के बराबर नहीं है, मतलब ये जो बॉन्ड है CCl बॉन्ड क्या होगा आपका, ये पोलर बॉन्ड होगा। ये ध्यान रखेंगे, ये आपका पोलर बॉन्ड होगा। बॉन्ड की पोलैरिटी आप डेल्टा EN से डिसाइड करते हो, और मॉलिक्यूल की पोलैरिटी आप डाइपोल मोमेंट से डिसाइड करते हो। अगर आपका डेल्टा EN 0 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपका नॉन पोलर बॉन्ड है, आपका नॉन पोलर बॉन्ड है, ये ध्यान रखेंगे। और अगर आपका डेल्टा EN जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब आपका जो बॉन्ड है वो क्या है पोलर बॉन्ड है भाई। इस चीज को समझना बड़े आसानी से। जैसे कि यहां पर देखेंगे आप कि यहां पर आपके पास अगर कोई एग्जांपल आता है, जैसे कि आपके पास CO2 लेते हो आप, ये CO2 का स्ट्रक्चर बना लिया आपने। अब यहां पर आप देखोगे कि यहां जो कार्बन है उसकी जो EN है डबल बॉन्डेड है 2.75, इसकी EN 3.5, इसकी EN 3.5। डाइपोल मूवमेंट का वेक्टर बनाओगे तो लेस EN से मोर EN की तरफ, लेस EN से मोर EN की तरफ, ठीक है। तो ये वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे। इसका मतलब क्या होगा कि इसका म्यू डाइपोल मूवमेंट क्या है 0 है। अगर इसका डाइपोल मूवमेंट 0 है मतलब CO2 आपका क्या है नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर है भाई, ठीक है। और यहां पर आप अगर CO बॉन्ड की बात करोगे तो ये जो CO बॉन्ड है, ये वाला जो CO बॉन्ड है, यहां पर आप देखोगे तो यहां पर डेल्टा EN तो 0 नहीं है। अगर डेल्टा EN 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये जो बॉन्ड है वो क्या है पोलर बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है वो क्या है पोलर बॉन्ड है। तो एक बात ध्यान रखेंगे कि बॉन्ड की पोलैरिटी आप डेल्टा EN से डिसाइड करते हैं, वही मॉलिक्यूल की पोलैरिटी आप डाइपोल मूवमेंट से डिसाइड करते हो। अगर आपका डाइपोल मूवमेंट 0 है, इसका मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, और डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं है तो आपका पोलर मॉलिक्यूल है। वहीं आपका अगर डेल्टा EN 0 है तो नॉन पोलर बॉन्ड है, और डेल्टा EN 0 नहीं है तो पोलर बॉन्ड होने वाला है। तो आप इस तरह से पोलर मॉलिक्यूल डिसाइड करते हो। पोलर मॉलिक्यूल का सिंपल सा मतलब है कि जिसका डाइपोल मूवमेंट 0 ना हो उसे आप क्या बोलोगे पोलर मॉलिक्यूल, और जिसका अगर डाइपोल मूवमेंट 0 है तो वो क्या हो जाएगा आपके लिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो पहला पोलर मॉलिक्यूल आपको समझ आया। नेक्स्ट अपन को पढ़ना है कि ये पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं। सॉल्वेंट की अपन बात करने वाले हैं कि सॉल्वेंट क्या होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, उन सब की अपन बात करते हैं।
नेक्स्ट यार बात करते हैं सॉल्वेंट पर। सॉल्वेंट की अगर बात करें तो सॉल्वेंट बेसिकली हमारे पास दो टाइप के आते हैं। एक होते हैं यार हमारे पास पोलर सॉल्वेंट और दूसरे होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। और जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं उन्हें आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जिसे आप पीपीएस के नाम से जानते हो और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जिसे आप पीएस के नाम से जानते हो। तो सॉल्वेंट दो टाइप के, पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट दो टाइप के, पीपीएस एंड पीएस। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं यार पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते क्या है। ठीक है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नाम से इसकी प्रॉपर्टी कुछ शो होंगी। सबसे पहला नाम देखो पोलर। पोलर का मतलब क्या कि इसका डाइपोल मोमेंट क्या है भाई, जीरो नहीं होने वाला है। तो पोलर मतलब डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। प्रोटिक मतलब कि ये H+ आयन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ये H+ आयन देता है भाई। तो सेकंड आएगा दे गिव्स H+ आयन। तो दो चीजें यहां से आपने देख ली, पोलर है मतलब डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, प्रोटिक है मतलब H+ आयन ये देने वाला है। अब अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल आते हैं जैसे कि आपका वाटर। वाटर आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। अल्कोहल जितने भी होते हैं वो सारे के सारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, क्योंकि अल्कोहल टूटेगा क्या होगा, RO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव दे रहा है भाई। ठीक है, H2O भी टूटेगा तो H पॉजिटिव, OH नेगेटिव तो H पॉजिटिव भी मिलेगा। एसिड टूटेगा तो H पॉजिटिव और RCO नेगेटिव मिलेगा। मतलब ये जितने भी एग्जांपल लिखे हैं वो H+ प्रोवाइड करा रहे हैं जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। मतलब ये तीनों जो एग्जांपल हैं वो किसके हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के हैं भाई। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आता है कि इनके अंदर जो सॉल्वेंट होते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इनके अंदर पॉजिटिव पोल भी होता है और नेगेटिव पोल भी होता है। और नेक्स्ट यहां पर कैटायन और एनायन दोनों सॉल्वेट होते हैं भाई। ये फोर्थ या फिफ्थ पॉइंट को आप बहुत डीप में समझना। जैसे कि बात समझते हैं कि अगर किसी सॉल्वेंट के अंदर किसी आयनिक कंपाउंड को डाला जाता है तो होता क्या है। जैसे कि समझें कि आपके पास NaCl है सपोज। ठीक है, NaCl को उठा के आपने क्या करा, पानी में डाला। अब पानी में डालने के बाद जो आयनिक कंपाउंड है वो टूटेगा भाई किस फॉर्म में, कैटायन और एनायन के फॉर्म में। तो ये आपके पास कैटायन में टूट गया Na पॉजिटिव और ये आपके पास एनायन टूट गया Cl नेगेटिव। अब होगा क्या कि जैसे ही ये आयंस में टूटेगा, अब किसी कंपाउंड को घुलना है तो इन दोनों की बॉन्डिंग को क्या करना पड़ेगा, वीक करना पड़ेगा। क्योंकि अगर इन दोनों की बॉन्डिंग वीक नहीं हुई तो ये दोबारा जुड़ जाएंगे और दोबारा से क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा भाई। तो इन दोनों को दूर दूर करना है तो इनके बीच में आता है भाई वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर क्या करता है, कैटायन और एनायन दोनों को सराउंड करता है। अब किस तरह से सराउंड करेगा, जैसे कि बात करते हैं तो यहां पर जो वाटर होगा, यहां पर कैटायन है तो वाटर का जो नेगेटिव पोल है वो इसे सराउंड करेगा कुछ इस तरह से। वाटर का नेगेटिव पोल कैसे, जैसे कि समझो कि वाटर जो होता है यहां पर H है, यहां पर OH है भाई। यहां पर H है, यहां पर O है। ऑक्सीजन की En हाइड्रोजन से ज्यादा होती है तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से यहां पर क्या हो जाएगा, डेल नेगेटिव का चार्ज हो जाएगा और इस पर डेल पॉजिटिव का चार्ज हो जाएगा। वैसे आप यहां पर मान सकते हो। तो यहां पर वाटर का जो नेगेटिव पोल है वो इसे चारों तरफ से क्या करेगा, सराउंड करने की कोशिश करेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। ये इसका नेगेटिव पोल, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है डेल नेगेटिव का, वो इसे चारों तरफ से क्या कर रहा है, सराउंड करने की कोशिश कर रहा है ये। ठीक है, ये यहां पर इसे सराउंड करेगा। और वाटर का जो पॉजिटिव पोल होगा वो एनायन को सराउंड करेगा कुछ इस तरह से। जैसे कि समझे H या O या H या H या H या O या H या H यहाँ O, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ O। आप जानते हो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होता है तो यहां पर क्या हो जाएगा, डेल पॉजिटिव का चार्ज आएगा, यहां पर भी डेल पॉजिटिव का चार्ज आएगा। उसी तरीके से ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ऐसे सराउंड करेगा। ये जो फेनोमेना है ना कि सॉल्वेंट किसी आयनिक स्पीसीज को चारों तरफ से जो सराउंड करता है, इस फेनोमेना को आप नाम देते हो सॉल्वेशन। और वाटर के केस में इस फेनोमेना को आप नाम दे देते हो हाइड्रेशन। अब एक बात समझ नहीं आती सर कि ये वाटर जो है वो इसे चारों तरफ से क्यों सराउंड कर रहा है।
अब किसी कंपाउंड में आप किसी चीज को घोल रहे हो, आयनिक स्पीसीज है, तो आयनिक स्पीसीज को इसके आयन को कम करने की जिम्मेदारी है। तो वाटर के अंदर या किसी सॉल्वेंट के अंदर किसी चार्ज स्पीसीज को डाला जाता है तो सॉल्वेंट की यह जिम्मेदारी होती है कि उसके चार्ज को वो कम करे। अब कम कैसे करेगा, देखो यहां पर कैटायन था, नेगेटिव पोल इसे सराउंड कर रहा है, कैटायन एनायन मिलेंगे, न्यूट्रल होगा भाई। उसी तरीके से ये एनायन है तो इसको पॉजिटिव पोल सराउंड कर रहा है तो इसके चार्ज को क्या करेगा, कम करेगा भाई। तो यहां पर जो कंपाउंड रहता है या सॉल्यूट जो रहता है या आयनिक स्पीसीज जो रहती है, जो सॉल्वेंट उसे चारों तरफ से सराउंड करता है, इस फेनोमेना को आप सॉल्वेशन बोलते हो भाई। तो यहां पर आप देख रहे हो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर यहां पर कैटायन और एनायन दोनों का सॉल्वेशन हो रहा है और वाटर पर पॉजिटिव पोल भी है और नेगेटिव पोल भी है। ये नेगेटिव पोल है, ये पॉजिटिव पोल है भाई, ठीक है। अब यहां पर एक बात समझ नहीं आती कि सर ये सराउंड कर रहा है, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर एक आपने लाइन सुनी होगी, बहुत फेमस लाइन है कि वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर क्यों यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, ठीक है, क्यों सॉल्वेंट होता है? वाटर का जब आप डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखते हो, ठीक है, वाटर का जब आप डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखते हो वो कितना आता है, 81। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 है, इसका मतलब क्या कि वाटर के अंदर जब किसी चार्ज स्पीसीज को डाला जाएगा तो वो उसके चार्ज को 81% तक कम कर देगा और 81% तक कम कर दिया। और एक केमिस्ट्री में एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी जो स्टेबिलिटी होती है, किसी भी आयन की जो स्टेबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, चार्ज के। चार्ज जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो वाटर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 81, मतलब किसी चार्ज स्पीसीज को वाटर के अंदर डाला जाएगा तो वो उसके चार्ज को 81% तक कम कर देगा। मतलब चार्ज अगर 81% तक कम हो गया मतलब आपकी स्टेबिलिटी 81% से बढ़ गई भाई, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो यहां पर सॉल्वेशन होता है, इनके वजह से इसका चार्ज क्या होता है, कम होता है भाई, ये ध्यान रखेंगे। यहां पर एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जितना ज्यादा सॉल्वेशन होगा, जितना ज्यादा सॉल्वेशन होगा, जितना ज्यादा सॉल्वेशन होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी आयन की, स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज उतनी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज उतनी ज्यादा होगी, ये ध्यान रखेंगे। जितना ज्यादा सॉल्वेशन उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। सॉल्वेशन का मतलब क्या कि जो वाटर मॉलिक्यूल हैं या सॉल्वेंट है किसी सॉल्यूट को चारों तरफ से कितना घेर रहे हैं उसी को आप क्या बोलते हो, सॉल्वेशन, या वाटर के केस में हाइड्रेशन। तो यहां पर जो स्टेबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज की। ये पूरी केमिस्ट्री में काम आने वाली बात है भाई, ठीक है। तो यहां पर आप इस तरह से देख सकते हैं कि सॉल्वेशन होता कैसे है भाई, ठीक है। तो यहां पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या क्या ध्यान रखना है, डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, H+ प्रोवाइड कराता है, वाटर, अल्कोहल, एसिड, ये इसके एग्जांपल्स होते हैं। यहां पर दोनों पोल होते हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव पोल, तो कैटायन और एनायन दोनों सॉल्वेट होते हैं भाई। याद रखेंगे जितना ज्यादा सॉल्वेशन होगा उतना ज्यादा चार्ज की जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, बढ़ेगी भाई, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और यहां पर एक बात ध्यान रखें कि जो साइज रहती है, साइज और सॉल्वेशन में एक रिलेशन होता है कि जो सॉल्वेशन होता है भाई वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, आयन की साइज के। साइज जितना कम होगा उतना ज्यादा सॉल्वेशन होने वाला है भाई, ठीक है। तो याद रखें जितना छोटा आयन होगा उतना उसका सॉल्वेशन ज्यादा होगा, जितना बड़ा आयन होगा उसका सॉल्वेशन उतना कम होगा यार, ठीक है। तो ये आप इतनी सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के नाम से। ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात हुई। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं यार पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है हमारे पास। नेक्स्ट यार अपन बात करते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की यार, कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की क्या क्या खास बातें होती हैं। याद रखें यार कि जो भी अपन चीजें पढ़ रहे हैं वो हमारे दिमाग में फिट होनी चाहिए। अगर ये हमारे दिमाग में अच्छी तरह से फिट होती हैं तभी अपन क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। याद रखने वाली बात है कि जो भी चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो आपके पास 100% दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। तभी आप ऑर्गेनिक का हर एक क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। कई बार अपन को ऐसा लगता है कि सर इनका क्या यूज है, सॉल्वेंट अपन क्यों पढ़ रहे हैं। अरे यार सॉल्वेंट से बेसिस पर आप ये डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी रिएक्शन होने वाली है।
ठीक है। मैं सॉल्वेंट के बेसिस पर तुम्हें यह सिखाऊंगा कि कौन सी रिएक्शन होगी भाई। SN1 SN2 में परेशानी आती है, सॉल्वेंट देखकर पहचान सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है। तो यहां पर नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, PS के नाम से जानते हो। अब पोलर है मतलब डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, एप्रोटिक है मतलब H+ नहीं देगा, दे डज नॉट गिव H+ आयन। अब अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल आता है ड्राई ईथर। ड्राई ईथर जो होता है वो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। सेकंड एग्जांपल है डाइमिथाइल सल्फोऑक्साइड, जिसे आप DMSO के नाम से जानते हैं। डाइमिथाइल सल्फोऑक्साइड का मतलब कुछ इस तरह से कि आपके पास ये मिथाइल है, ये S डबल बॉन्ड O और यहां पर एक मिथाइल, ये है डाइमिथाइल सल्फोऑक्साइड। थर्ड एग्जांपल आता है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, DMF के नाम से जानते हो। डाइमिथाइल फॉर्मामाइड का मतलब क्या, ये आपके पास एक अमाइड है फॉर्मामाइड, यहां पर ये N जो मिथाइल से कनेक्टेड है, तो आपके पास है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। नाइट्रोबेंजीन, जिसे आप इस तरह से बना सकते हैं, ये आपके पास बेंजीन और यहां पर आपका NO2 कनेक्टेड है, तो ये आपका क्या हो गया, नाइट्रोबेंजीन हो गया। तो इसके एग्जांपल इंपॉर्टेंट हैं क्या क्या, आपके पास ड्राई ईथर आता है, डाइमिथाइल सल्फोऑक्साइड DMSO आता है, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड DMF आता है, नाइट्रोबेंजीन आता है। तो ये एग्जांपल अपने दिमाग में होने चाहिए भाई। यहां पर आप देखोगे तो यहां पर सिर्फ आपके पास नेगेटिव पोल अकेला है, अगर नेगेटिव पोल है तो सिर्फ कैटायन सॉल्वेट होगा, ये ध्यान रखेंगे। दे हैव ओनली नेगेटिव पोल सो ओनली कैटायन विल सॉल्वेट। ये कहानी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की। नेक्स्ट अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात करें तो नॉन पोलर सॉल्वेंट की क्या क्या खास बातें होती हैं। नॉन पोलर है, इसका मतलब डाइपोल मोमेंट 0 है भाई। सेकंड पॉइंट, यहां पर कोई भी पोल नहीं होता है, ठीक है, ना पॉजिटिव पोल होता है ना नेगेटिव पोल होता है। अगर ना पॉजिटिव पोल है ना नेगेटिव पोल है तो ना तो कैटायन का सॉल्वेशन होगा और ना एनायन का सॉल्वेशन होगा। दे डज नॉट हैव एनी पोल सो बोथ कैटायन एंड एनायन विल नॉट सॉल्वेट। अब क्या क्या एग्जांपल आते हैं कि जितने भी अल्केन होते हैं आपके पास, जितने भी अल्केन होते हैं, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। बेंजीन आपका नॉन पोलर होता है, ये ध्यान रखें, बेंजीन आपका क्या होता है, नॉन पोलर होता है, जैसे आप C6H6 के नाम से जानते हो यार, C6H6। और कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 आपका नॉन पोलर होता है, जैसे कि ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल आता है ये, ठीक है। इसकी EN कितनी है, कार्बन की 2.5, क्लोरीन की कितनी होती है 3, लेस EN से मोर EN की तरफ, 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 डाइपोल वेक्टर बना लिया। इन तीनों वेक्टर का सम नीचे की तरफ है, इस वेक्टर का सम ऊपर की तरफ है, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा 0। का डाइपोल मोमेंट 0 है मतलब ये क्या है, आपके पास नॉन पोलर है भाई, ये ध्यान रखेंगे। तो जितने भी अल्केन हैं, बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, वो सारे के सारे आपके क्या हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो आज आपने GOC 1 में पहला टॉपिक पढ़ लिया है बॉन्ड क्लीवेज की। बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है, दो टाइप का, होमोलाइटिक, हेट्रोलाइटिक। होमोलाइटिक में कार्बन फ्री रेडिकल, हेट्रोलाइटिक में कार्बोकैटायन और कार्बोएनायन एज एन इंटरमीडिएट। कुछ कंडीशन जिन पर होमोलाइटिक होगा, कुछ कंडीशन जिन पर हेट्रोलाइटिक होगा। हेट्रोलाइटिक में दो चीजें, दो टर्म हमारे पास आए, पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, सॉल्वेंट क्या होते हैं, तो उन सब की बातें अपन अभी कर चुके हैं। तो यहां पर GOC 1 का जो पहला टॉपिक है बॉन्ड क्लीवेज वो खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन टाइप ऑफ रिएजेंट की बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। और जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में शेयर करें भाई, ठीक है। शेयर करोगे तो तभी तो लोगों को फायदा होगा यार, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।